बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। कल रात का वीलॉग आप नहीं देख सके, उसकी वजह यह है कि सिद्दीक़ जान बल्कि आपको बता भी चुके हैं कि मैं, सिद्दीक़ जान, समी इब्राहिम साहब और साकिब बशीर साहब भी हमारे साथ थे। तो हम इमरान रियाज़ ख़ान साहब से मिलने के लिए गए हुए थे और बहुत तवील और बहुत तफसीली मुलाकात उनके साथ हुई है। तो 7-8 घंटे हमने इकट्ठे वक्त गुजारा, साथ में खाना खाया, थोड़ा सा आउटिंग के लिए बाहर भी निकले। तो काफ़ी बहुत सारी चीज़ों पर बहुत तफसील से उनसे बातचीत हुई। इमरान रियाज़ ख़ान जो है वो रिकवर कर रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी उनके बोलने में बहुत ज़्यादा उनको मुश्किल का सामना है। बहुत ज़्यादा लुकनत है, बहुत ज़्यादा रुक रुक के बोलते हैं। तो उनकी जो स्पीच है वो बहाल अभी नहीं हो पा रही है। सेहत तो ऑब्वियसली गिरी हुई है, सेहत भी उनकी फैमिली उनका ख्याल रख रही है, उनके खाने पीने का, ताकि वो जल्द से जल्द उनकी सेहत बहाल हो सके। फिर ज़ाहिर है मेंटल स्ट्रेस में रहे हैं, जिन हालात में, जिस तरह से, जिस माहौल में वो रहे हैं, जिन चीज़ों को उन्होंने फेस किया है, तो वो उसके बाद जो उनके नर्व्स कमज़ोर हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें बहरहाल बहुत मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको हौसला दे। और जो है वो उनकी फ़ैमिली, अब ज़ाहिर है उनकी फ़ैमिली बहुत खुश है कि उनका बेटा उनके पास मौजूद है। शुरू में बहुत मुतफक्किर भी थे कि ये किस हाल में उनका बेटा वापस आया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वो पहले दिन से ही खैर कर रहे हैं कि चलें उनका बेटा सही सलामत और उनका शौहर, उनका घर का एक अहम फ़र्द सही सलामत वापस आया है। तो पूरी फ़ैमिली जो है, उनसे फ़ैमिली मेम्बर से भी मुलाकात हुई, उनके वालिद साहब से भी मुलाकात हुई, दीगर अहले खाना से, भाइयों से मुलाकात हुई है। तो बहरहाल अब इमरान रियाज़ ख़ान कोशिश कर रहे हैं, उनकी फ़ैमिली की भी कोशिश ये है कि फ़िलहाल वो सिर्फ तमाम फ़ोकस अपनी सेहत के ऊपर करें, और होना भी यही चाहिए। बाकी चीज़ों को छोड़ें, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, सब कुछ अपना फ़ोकस जो है वो अपनी सेहत के ऊपर करें, और उससे बढ़कर कुछ नहीं होता। तो बहरहाल ये एक बहुत तकलीफ़देह सफ़र था इमरान रियाज़ ख़ान का, जो पिछले 4.5-5 महीने से उनका हुआ है। बहुत तकलीफ़देह, बहुत मुश्किल, आम आदमी इसका तसव्वुर नहीं कर सकता जिस फेज़ से वो गुज़रे हैं। तो उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, और उन बाकी पाकिस्तानियों के लिए भी अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबके लिए बेहतर करे। पाकिस्तान की रियासत के लिए, पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला बहुत सी आसानियाँ करे और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो रोशन करे। अब आ जाइए ज़रा, ये जो मामला है हमास के हमले का इसराइल पर, देखिए बहुत सारे हैरानकुन पहलू हैं इस जंग के, जो इस वक्त बहुत शिद्दत के साथ लड़ी जा रही है। इस जंग का सबसे हैरानकुन पहलू तो ये है कि इस मरतबा हमास ने पूरी तैयारी के साथ इसराइल पर हमला किया है। हमास एक तंजीम है, इसराइल एक ऐसी क़ुव्वत है दुनिया की जिसके साथ बड़ी सुपर पावर्स खड़ी हुई हैं, आलमी ताकतें उसके साथ खड़ी हैं, और एक ऐसी सुपर पावर, यानी एक तरह से इसराइल ख़ुद भी सुपर पावर्स में से ही एक पावर है, और इतनी बड़ी ताकत को एक महज तंजीम ने जो है वो हैरान कुन हमले से परेशान, स्टन कर दिया, बल्कि मैं कहूँगा कि उनको स्टन कर दिया। क्योंकि उनके वहम गुमान में नहीं होगा कि 3 अतराफ़ से हमलावर होंगे, बहरी रास्ते से भी, फ़ज़ाई रास्ते से भी, और ज़मीनी रास्ते से भी। उनके वहम गुमान में नहीं होगा कि ये पैराग्लाइडर्स बनकर हवा से कूदेंगे। उनके वहम गुमान में नहीं होगा कि ये किस तरह से छोटी कश्तियों में सवार होकर इसराइल पर हमलावर होंगे, और किस तरह से ज़मीनी रास्ते से वो चेक पोस्टें और रुकावटें और वो बाड़ें वो क्रॉस करके इसराइल के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ये उनके वहम गुमान में नहीं होगा, और इस कदर असलहा उनके पास मौजूद होगा, इतने रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद होंगे। बुनियादी सवाल इसराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसके ऊपर उठ रहा है। इसराइल की खुफिया एजेंसी दुनिया की 3 बड़ी खुफिया एजेंसीज़ में से एक है, दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसीज़ में से एक है, और इस खुफिया एजेंसी ने दुनिया भर में अपना नेटवर्क फैला रखा है। और इस खुफिया एजेंसी, जो इसराइल की खुफिया एजेंसी है, इसकी नाक तले ये सब कुछ होता रहा, और वो इसको देख ना सके। यानी आप देखें ना कि इसराइल का जो इंटेलिजेंस निज़ाम था वो मुकम्मल तौर पर फ़ेल हो गया। फिर सरहद के साथ जो बाड़ लगी हुई है, उसके साथ जो वहाँ पर मौजूद होते हैं ग्राउंड पर
जवान मौजूद होते हैं, वो सारे शिकस्त खा गए। फिर ग्राउंड मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं वहाँ पर पूरे एरिया में, वो नाकाम कर दिए गए। फिर वहाँ पर फ़ौज का बाकायदा गश्त रहता है, वो नाकाम हो गया। फिर वहाँ पर रॉकेटों का वसी ज़ख़ीरा जमा होता रहा और इनकी इंटेलिजेंस को कानो कान ख़बर ना हो सकी। तो हमास का ये हमला बहुत ताकतवर था। लेकिन मुझे ख़दशा ये है कि इसके बाद रिटेलिएट तो खैर अभी भी इसराइल ने किया है, लेकिन कुछ इसराइल के कैदी मौजूद हैं हमास के पास, फ़लस्तीन के पास। अब उसकी वजह से शायद वो कुछ मोहतात हो रहा हो, लेकिन मुझे ख़दशा ये है कि अगर आलमी ताकतों ने इंटरवीन न किया तो ये एक बहुत बड़ी जंग में तब्दील हो सकता है, और जिसमें आम शहरियों, औरतों और बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त दुनिया की बड़ी ताकतें सारी की सारी इसराइल के साथ खड़ी नज़र आती हैं। अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा नज़र आता है, और इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा वो इसराइल के साथ खड़ी वाज़े पैगामात दे रही है, वो उसके साथ खड़ी नज़र आती है। इंडिया इसराइल के साथ खड़ा नज़र आ रहा है। तो दुनिया की बड़ी ताकतें इसराइल के साथ खड़ी नज़र आ रही हैं, और बाकी ज़्यादातर ममालिक ने दरमियान का बयान दिया है कि जी कशीदगी से बचना चाहिए, जो तनाव है उसको ख़त्म करना चाहिए, सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन अब तक जितने मैं देख सका हूँ, तीन ममालिक का बयान बड़ा वाज़ेह आया है। एक कतर का बयान दो टोक है, एक ईरान का बयान दो टोक है, और एक अफ़गानिस्तान का बयान दो टोक है। और इनका दो टोक बयान यह है कि जब आलमी ताकतें इस फ़लस्तीन पर होने वाले मज़ालिम, मुसलसल फ़लस्तीन के पर होने वाले जो मज़ालिम हैं, उस पर जब वो नहीं बोल रहे हैं और जब वो इंसाफ से काम नहीं ले रहे, तो फिर तो ये तो होना ही था। तो हमास आखिर क्या करे? हमास अगर ये ना करे, या फ़लस्तीन अगर ये ना करे, तो क्या करे? कब तक जुल्म सहता रहेगा? अगर पुरअमन तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा, जिसके वजूद का मकसद ही ये है कि जंगों से बचाया जाए और इस तरह के तनाव और टेंशन को ख़त्म किया जाए, अगर अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार ही अदा नहीं करना चाहता, जैसे वो कश्मीर में करना नहीं चाहता, तो ऐसे में फिर कैसे कोई इंसाफ की तवक्को रखी जाएगी, और कैसे नहीं फिर कोई मामला अपने हाथ में लेगा? तो हिज़्बुल्लाह ने और जहाद इस्लामी ने और बाकी तंजीमों ने इस तरह हमास का साथ देने का फ़ैसला किया है, और वो साथ दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब ये जंग एक तवील जंग या एक बहुत ही तबाहकुन जंग होती हुई दिखाई दे रही है। यानी ख़दशा ये है कि ये एक बड़े तनाज़े में तब्दील हो जाएगा, और इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ख़ास तौर पर आम लोगों को बहुत इसका नुकसान होने का ख़दशा है, और अभी भी हुआ है। सिविलियन आबादियों पर इसराइल ने हमले किए हैं, तो उसके नतीजे में काफ़ी लोग जो हैं वो मारे गए हैं। तो बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि जो इस्लामी दुनिया है, कम अज़ कम वो दो टोक अंदाज में अपने मफादात को छोड़कर मज़लूम की हिमायत में खड़े हुए नज़र आएंगे और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। दो ख़बरें मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूं, जो इनफैक्ट कल रात को डिस्कस करनी थी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि वो नहीं हो सकी क्योंकि ट्रैवलिंग में, और फिर वहाँ पर इमरान रियाज़ ख़ान साहब के साथ तवील मुलाकात रही, तो उस पर तो नहीं हो सका। लेकिन ये दो चीज़ें तो रात बात नहीं हो सकी। अब मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए, एक तो कल अडियाला की बिजली बंद रही, 4-5 घंटे तक बिजली बंद रही और अडियाला की बिजली बहाल नहीं हो सकी। ऐसे में ज़ाहिर है सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी का भी होता है, और वहाँ पर जो कैदी मौजूद हैं, वहाँ पर इमरान ख़ान मौजूद हैं, वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी मौजूद हैं, वहाँ पर परवेज़ इलाही मौजूद हैं, और इन हाई प्रोफाइल शख्सियात के अलावा वहाँ पर हज़ारों की तादाद में दूसरे कैदी मौजूद हैं, और सब की बिजली कल बंद रही और कई घंटों तक उस मसले को हल नहीं, अगर वो वाकई मसला पैदा हो गया था तो उसको हल नहीं किया जा सका। वैसे तो कुछ लोग इस खदशे का भी इज़हार कर रहे हैं कि बिजली जानबूझकर बंद रखी गई ताकि वहाँ पर अजियत दी जा सके चंद अहम कैदियों को। आपको याद होगा कि जब अटक में थे इमरान ख़ान, और वहाँ पर जब इमरान ख़ान के साथ शुरू में मसला हुआ, फिर वो एडजस्ट कर गए, तो इमरान ख़ान ने ये कहा था कि मैं अब यहाँ पर एडजस्ट कर गया हूँ, और 2-3 दफ़ा पैगाम आया बाहर वकला के ज़रिए कि इमरान ख़ान तो वहाँ पर बड़े खुश हैं, उनको कोई मसला नहीं है, वो बड़े ठीक हैं, उनका मोराल हाई है, वो डाउन नहीं हुए, वो टूटे नहीं हैं। तो जब वो टूटे नहीं हैं तो फिर हमने देखा कि उनको अडियाला मुंतकिल किया गया। अगरचे दरख्वास्त पीटीआई की तरफ से भी डाली गई थी, लेकिन वो बेटर क्लास के लिए डाली गई थी। लेकिन इमरान ख़ान ने कहा कि मैं यहाँ ठीक हूँ। जब उन्होंने ये कह दिया कि मैं ये ठीक हूँ, तो ज़ाहिर है फिर हुकूमत वक्त के जहन में ख्याल आया होगा कि ये ठीक क्यों है, इसको ठीक तो नहीं होना चाहिए।
तो फिर उनको अडयाला मुंतकिल किया गया और वहाँ पर बेटर क्लास भी नहीं दी गई, और बेटर क्लास भी नहीं दी गई, और सेल भी छोटा है, और वो जो एक साबिक वज़ीर आज़म को क्लास मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिली। और जब ये सारी चीज़ नहीं हुई तो इमरान ख़ान को ज़ाहिर है उनका ये अटक में मौजूद, यानी अटक में वो जब थे तो वो फिर इसका मतलब है कि वो तो बेहतर हालत में थे, तो यहाँ पर लाकर उनको परेशान किया गया। अब कल 4 घंटे बिजली बंद की गई, और बिजली बंद करने से ज़ाहिर है सभी ने सफ़र किया होगा, और सफ़र करने के साथ साथ एक बहुत मसला पैदा होता है, वो सिक्योरिटी का होता है, क्योंकि जैमर्स काम करने लगते हैं, 4G काम करने लगता है। जैमर्स ज़ाहिर है जैमर्स बंद हो जाते हैं, जैमर्स काम नहीं करते, जब जैमर्स बंद हो जाते हैं तो मोबाइल नेटवर्क काम करने लगता है, 4G काम करने लगता है, और जिस मकसद के लिए इसको जेल को आप सिक्योर करते हैं जैमर्स लगाकर, तो वो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल कल वहाँ पर रही है। तो चलिए देखते हैं, इमरान ख़ान वहाँ पर एडजस्ट कर गए थे, तो यहाँ पर नए माहौल में वो इन हालात में, छोटे सेल में और इस तरह की तकलीफ़ों में कितने अरसे में एडजस्ट करते हैं, ये भी देखना होगा। आखिरी बात यह है कि जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने जो एक ख़त लिखा था या लिखवाया था रजिस्ट्रार से, मोहम्मद इरम अयाज साहब से, और ये ख़त वज़ारत ख़ारजा को लिखवाया गया था कि मेरे बेटे को प्रोटोकॉल दिया जाए दुबई में पहले, और फिर दुबई से उनकी फ़्लाइट अमेरिका की है, जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट की न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पर उनको प्रोटोकॉल दिलवाया जाए। और ये ख़त एम्बेसडर वज़ारत ख़ारजा को तो लिखा ही गया था, UAE में पाकिस्तानी एम्बेसडर और अमेरिका में पाकिस्तानी कौंसल जनरल को भी ये ख़त लिखा गया था कि भाई ये आ रहे हैं साहबजादे, तो इनको प्रोटोकॉल दिया जाए। इस पर जो वकला तंजीमें हैं उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, अखबारात में भी ये स्टोरी छप गई, काफ़ी इस पर शोर शराबा हुआ, तो अब ये ख़त वापस ले लिया गया है। मैं हैरान हूँ कि जज साहब का बेटा एक अमेरिका तक ट्रैवल भी नहीं कर सकता ख़ुद अपने ज़ोर पर, यानी हम सब लोग दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं बग़ैर प्रोटोकॉल के करते हैं, और कुछ भी नहीं होता। क्या होता है, आपको अपना एक छोटा सा बैग ही घसीट के ले जाना पड़ता है ना, हैंड कैरी आपको ले जानी पड़ती है, और आपको क्या वहाँ पे प्रोटोकॉल क्या चाहिए होता है कि आपको काउंटर्स पे खड़ा ना होना पड़े, आपको स्पेशल लाइन में आपको लाइन में लगना ना पड़े। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन पे लंबी लाइन होती है, उस पर ना लगना पड़े, आपको एक स्पेशल प्रोटोकॉल वाले से निकाल के ले जाएं। इस प्रोटोकॉल के लिए ख़त लिखा गया क्यों भाई? जज साहब का बेटा आसमान से उतरा है क्या? जब हम सब अपना प्रोटोकॉल नहीं लेते या नहीं मांगते या आम शहरियों की तरह सफ़र करते हैं, तो जज साहब का बेटा महज इसलिए प्रोटोकॉल मांगे और पूरी दुनिया में जहाँ उसने जाना उसको ख़त लिखा जाए काउंसिल जनरल्स को कि जनाब आप हम बेटा तशरीफ़ ला रहा है, आप इनको वहाँ पर अमला भेज के इनको प्रोटोकॉल दें। क्यों दें भाई? क्या वो इतनी सी जहमत गवारा नहीं कर सकते कि एक लाइन में लग के अपना सामान लेकर और जो है वहाँ से अमेरिका तक पहुँच जाएं? किसी के सर पे एहसान कर रहे हैं अमेरिका जाके, कुछ सरकारी प्रोटोकॉल, सरकारी दौरे पे जा रहे हैं, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं जनाब? अली बाकर नजफी साहब के साहबजादे। और नजफी साहब अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, अभी नवाज शरीफ साहब को हुकूमत में आ लेने दें, उसके बाद ये फरमाइशें करेंगे तो ज़रूर पूरी करेंगे, क्योंकि एहसानों का बदला नवाज शरीफ साहब ज़रूर चुकाते हैं, तो वो चुका भी देंगे। लेकिन ये जो इस कौम का मजाक पहले ही बहुत बन गया है, यहाँ पर आप प्रोटोकॉल के भूखे लोग पाकिस्तान में बड़े बड़े ओहदों पर तैनात हो गए हैं, बड़े बड़े ओहदों पर मुकर्रर हो गए हैं प्रोटोकॉल के भूखे, और इनसे आप इनकी ज़हनी हालत का अंदाज़ा लगाएं। तो बहरहाल अब ये शोर शराबा होने के बाद ये वापस तो हो गया है, लेकिन प्रोटोकॉल की ख्वाहिश हसरत जाती नहीं है। और हमने देखा वो सारे लोग चीफ जस्टिस साहिबान जो माजी में बड़े प्रोटोकॉल लिया करते थे, फिर यहाँ पर लाइनों में लगे होते हैं रिटायरमेंट के बाद, कहाँ जाती है फिर वो प्रोटोकॉल की ख्वाहिश? यहाँ इफ्तिखार चौधरी साहब और उनके बेटे अरसलान साहब भी, उनकी भी एयरपोर्ट पर तस्वीर वायरल हुई, साकिब निसार की भी एयरपोर्ट पे खड़े हुए लाउंज में तस्वीर वायरल हुई। कहाँ जाता है फिर प्रोटोकॉल? तो जब आपने ज़िंदगी में पहले प्रोटोकॉल नहीं लिया, ज़िंदगी में आगे प्रोटोकॉल नहीं लेना, तो ये भाई अपनी जो अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त से नवाजा है, गुजार लो चंद दिन, क्या फ़र्क पड़ता है? पहले और बाद में भी तो ऐसे ही थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।